everyone, welcome back to another exciting exercise on the chapter electric currents and its effects. तो आज की एक्सरसाइज में हम जितने कॉन्सेप्चुअल स्टडी है जो हमने चैप्टर की लर्निंग में करी थी हम उसको रिवाइज करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी एग्जाम प्रिपरेशन कितनी अच्छी है. So let's start to this exciting exercise and we start with short answer question. So name a source of electrical energy. Very simple. Electrical energy का source है cell, जो हम हर चीज में basically हम हर चीज में घर में यूज करते हैं. तो ये आंसर बहुत ही सिंपल है जो हमें बताता है कि सेल जो है इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. What is the glowing part of a bulb called? हमने बल्ब के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था जब हमने ये चैप्टर किया था. तो जो भी पार्ट बल्ब का ग्लो करता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं. राइट? इफ यू रिमेंबर, यस. When is the bulb said to be fused? Again, fusing क्या होता है ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. तो अगर अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं और हम पूछते हैं कि बल्ब फ्यूज पोजीशन में कब होता है, तो वो तब होता है जब उसका फिलामेंट वर्क नहीं करता. जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, फिलामेंट इज द ग्लोइंग पार्ट. तो जब बल्ब फ्यूज होगा तो फिलामेंट इज ब्रोकन, दैट इज व्हाई इट्स नॉट ग्लोइंग नाउ, और हम बोलते हैं द बल्ब इज फ्यूज्ड. क्वेश्चन नंबर 4. What are electrical components and devices represent in a circuit diagram? So circuit बनाने के लिए कौन कौन से हमें components चाहिए होते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछे हुए हैं. तो जब भी आप एक सर्किट डायग्राम बनाते हो तो आप सिंबल्स का यूज करते हो रादर दैन ड्रॉइंग द कंप्लीट बल्ब, कंप्लीट बैटरी. अगर हमें बड़े बड़े सर्किट्स को सॉल्व करना हो तो कितना टीडियस है कि पूरे घर के नक्शे में आप बल्ब ही बना रहे हो, ट्यूबलाइट्स ही बना रहे हो. सिंबल्स हमारा काम आसान करते हैं, इसीलिए हम इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं रादर दैन ड्रॉइंग द कंप्लीट डायग्राम. Is electricity a form of energy? Short answer question है yes. Electricity is a form of energy. जो हम बेसिकली घर में हर जगह पे यूज करते हैं. उसके बिना स्पेशली इन समर्स आवर लाइफ इज ऑफ. yes, so electricity is a form of energy. So now name the device which helps in breaking or completing a circuit. ये सारी प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट को जानने और पहचानने में कि उनके यूजेस क्या हैं. तो कौन सा डिवाइस है जो हेल्प करता है एक सर्किट को बनाने में, कंप्लीट करने में? दैट इज कॉल्ड अ स्विच, क्योंकि स्विच से ही आप ऑन ऑफ करते हैं. राइट? तो यही सर्किट को ओपन भी करता है और सर्किट को क्लोज भी करता है. Will a bulb glow if its filament breaks? Yes. अभी हमने इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ा था. तो अगर एक फिलामेंट बल्ब का टूट गया है, क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? नो, बिकॉज फिलामेंट ही हेल्प करता है बल्ब को ग्लो करने के लिए. तो अगर वो टूट गया है तो फिलामेंट कभी भी ग्लो नहीं करेगा एंड द बल्ब विल बी कंसिडर्ड टू फ्यूज. Who observed the magnetic effect of current for the first time? ये तो आपको याद होना चाहिए. Hans Christian Ørsted was the name of the scientist जिन्होंने सबसे पहले magnetic effects of current को सबसे पहली बार स्टडी किया था. Okay, so write this down, note it down. Question number 9. Name the 3 important parts of an electric bell. Yes, electric bell हमने पढ़ी थी तो हमने उसके बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे, बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बताओ जो बहुत ज्यादा दिमाग में टिप टॉप होने चाहिए. सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी. देन आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर ही वो है जो हिट करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. एंड स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग ही आर्मेचर पे जाके हिट करने में हेल्प करेगा, जो गोंग को बजाएगा. राइट? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक इलेक्ट्रिक बेल के. What is the other name given to the poor conductors of electricity? ये हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं. poor conductor, good conductors of electricity, बहुत सारे चैप्टर्स में हमने ये टॉपिक पढ़ा है क्योंकि साइंस में सब चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेड होती हैं. So which is the name which is given to poor conductors of electricity? Yes, the correct answer is an insulator. ठीक है? तो चाहे इंसुलेटर बोलो चाहे poor conductor of electricity बोलो, दोनों का मतलब सेम है. Name the material used to make the filaments of electric heaters and electric toasters. Example ध्यान से समझना. इलेक्ट्रिक हीटर्स और टोस्टर्स बोले हैं क्योंकि उनके फिलामेंट्स जो होते हैं उनकी वर्किंग के हिसाब से होने चाहिए. उनकी वर्किंग का मतलब है बहुत गर्म. हीटर्स हम बहुत ज़्यादा गर्म करने में यूज़ करते हैं, तो फिलामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ आना चाहिए, नहीं तो वो तो रोज़ खराब हो जाएगा, जल जाएगा, आपका अप्लायंस ही जल जाएगा. So the answer is nichrome. It is made of nichrome, which is a very strong material और जो बहुत हाई टेम्परेचर तक विथस्टैंड करता है. इसीलिए हम उसको टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज करते हैं.
Next, what happens if by accident the current exceeds the safe limit? Yes, this was another point कि जितना करंट पीछे से आ रहा है उसकी एक रेंज होती है, राइट? तो जब वो रेंज एक्सीड हो जाए, क्योंकि कई बार चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पीछे से ही करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज आ रही है, तो वो अपनी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा हो गया, तो इस केस में क्या होगा एक्सीडेंटली अगर वो अपनी नॉर्मल रेंज को एक्सीड कर देगा? तो वायर्स में बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर, क्योंकि वायर्स की भी, जिस चीज से वो बनी हुई हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, उसका भी एक मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर करंट पीछे से बहुत ज्यादा आ रहा है, वायर्स वो वाला जो करंट है वो विथस्टैंड नहीं कर पाती, वो मेल्ट हो जाती है उस टेम्परेचर पे, एंड एज अ रिजल्ट इट कैन कॉज फायर। ऑलराइट, व्हाट इज अ फ्यूज? अब फ्यूज क्या काम करता है इन चीजों में? जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसका सोल्यूशन ही फ्यूज है। इसीलिए फ्यूजेस फिट किए जाते हैं बिकॉज इट्स अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स इन केस द करंट इज एक्सीडिंग। तो जैसा हमने पहले पढ़ा, अगर पीछे से करंट बहुत ज्यादा आ रहा है तो जो फ्यूज है घर का वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा और पूरे घर की लाइट चली जाएगी। एज अ रिजल्ट वायर्स पे वो नौबत ही नहीं आएगी कि उनको वो एक्सेस करंट झेलना पड़ रहा है और मेल्ट होके फायर लग जाएगी, उससे पहले ही सारे घर की लाइट चली जाएगी। इन दैट केस वो बहुत सिंपल होगा, क्योंकि फ्यूज लगाना भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है। ओके, बट यस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। गिव वन रीजन फॉर शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है? तो उसका एक रीजन देना है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब यही है, डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स विद ईच अदर। तो इस केस में क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट तब होता है जब कई बार आपका कनेक्शन तो बहुत अच्छे से लगा हुआ है, बट शायद कई बार तारे जो हैं वो पुरानी हो गई हैं, जो उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो कई बार चूहा खा जाता है, या कुछ भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है। तो आपस में जो वायर्स हैं जो एक साथ फिट करी हुई हैं वो आपस में टकराना शुरू कर देती हैं, एज अ रिजल्ट जहां पे शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। ओके, fill in the blanks. Now see, आपके सामने एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है, तो the question is longer line represent dash terminal. We always say positive higher terminal होता है, negative lower terminal होता है, तो जो positive line है वो हमेशा एक longer line से represent की जाती है, so that is a positive terminal. Okay? The combination of two or more cells, yes, very important. जैसे अभी आपने पीछे एक एग्जाम्पल देखा था, वो एक सेल का था, लॉन्गर लाइन एंड शॉर्टर लाइन। तो जब आप ये बहुत सारे लॉन्गर शॉर्टर कॉम्बाइन करते हो तो क्या बन जाता है? इट गिव्स राइज टू अ बैटरी, जो हम तब करते हैं जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम ज्यादा सेल्स को कंबाइन करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। कुछ चीजों में 2 सेल लगते हैं, कईयों में 3 लगते हैं, कईयों में 4 लगते हैं। एंड जो इन्वर्टर आप घर में यूज करते हो उसकी बैटरी तो और भी बड़ी होती है, क्योंकि उसको पूरे घर का लोड लेना है। So that makes a battery. When current is switched on in a room heater, it dash. So क्या होता है जब current switched on होता है रूम हीटर में? It becomes red hot and produces heat. आपने देखा है हीटर्स को कई बार। That's why इसे वो किससे बने हुए हैं वो important होता है, क्योंकि वो फिलामेंट, वो एलिमेंट भी इतने टेम्परेचर को विथस्टैंड कर लेने वाला होना चाहिए, तभी गर्मी बनेगी, नहीं तो वो अप्लायंस खुद ही खराब हो जाएगा, राइट? Question number 18. The safety device based on heating effects of electric current is called a dash and it is called a fuse because again I say, जहाँ पे भी आप safety device word पढ़ते हो आपको hint मिल जाता है कि it's a fuse only, especially when we are talking about electric current and electric circuits. So the safety device is a fuse. Fill in the blanks to explain the working of an electric bell using words from the word box. Very interesting है, कुछ भी नहीं, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको हिंट्स दिए हुए हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते सारे वर्ड्स को प्रॉपर्ली अरेंज करना है, क्योंकि ये सारे क्या बता रहे हैं आपको? वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन द स्विच इज पुश्ड ऑन, द करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल. द कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इट अट्रैक्ट्स द आर्मेचर. The hammer connected to the end of the armature with the help of a metal piece moves to hit the gong and causes a electron, but also breaks the circuit. The coil is no longer a magnet. The armature moves back. The circuit is moved again and the bell goes on ringing until the push button is released. तो ये सारे words
राइटली प्लेस्ड हैं ये बताने के लिए कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करती है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जस्ट टू रिवाइज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं लॉन्ग आंसर में, टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब आंसर विल रिमेन द सेम एंड ऑलवेज मेक दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ था, सो डायग्राम वाज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज अ वेरी रफ राइटिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. I hope you all have understood the formation of the question. Now let's start with MCQs. Which of these is a good conductor of electricity? Very simple question. Good conductor मतलब वो electricity को conduct करता है. Paper, copper, bakelite, plastic. What is the correct answer? Obvious answer is copper, क्योंकि copper की wires बनती हैं, तो copper ही good conductor of electricity है. Very simple. Next, which of these is not a good conductor? It is not. इसका मतलब वो हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें electricity flow नहीं करवानी. तो इसमें से करेक्ट आंसर इज ड्राई वुड, बिकॉज वो तो आपके लिए एक वेस्टेज है, राइट, ड्राई लीव्स, सो दैट्स कॉल्ड ड्राई वुड. द ग्लोइंग पार्ट ऑफ द बल्ब इज कॉल्ड डैश, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फिलामेंट, फ्यूज, स्विच या बैटरी? हमने पढ़ा था द ग्लोइंग पार्ट ऑफ द बल्ब इज कॉल्ड अ फिलामेंट. वेरी सिंपल. नेक्स्ट 23. इन एन इलेक्ट्रिक सेल chemical energy changes into electrical energy. Electrical energy changes into chemical energy, both A and B and none of these. So what do you think is the correct answer? एक इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है सेल की, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आपका अप्लायंस काम करना शुरू हो जाता है. तभी तो आप सेल चेंज करते हो जब अंदर की केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्विच हेल्प्स इन A, making a circuit, B, breaking a circuit, both A and B, none of these. So switch का क्या काम है? Switch हमारे कंट्रोल में होता है, तो हम सर्किट को बना भी सकते हैं और सर्किट को ब्रेक भी कर सकते हैं. So the correct answer is both A and B. It can make also and it can break also. Next question, electromagnets are used to separate iron scrap from junk in industries, in the receivers of telephones, in electric motors, all of these. तो ये basically आपको जज कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स की यूजेस पता है कि नहीं. So what is the answer according to you? Electromagnets are used in all the three options. So the correct answer is all of these. Question number 26. The filament of an electric bulb is made of टंगस्टन, प्लास्टिक, ग्लास, सिल्वर. वेरी कॉमन, क्योंकि वो बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है, तो प्लीज याद रखना इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, एंड यस द करेक्ट आंसर टू दैट इज टंगस्टन. जो बल्ब का फिलामेंट है वो हमेशा टंगस्टन से बना हुआ होता है. Which of the following devices do not utilize the heating effects of current? यानी यहाँ पे बेसिकली हमें हीटिंग इफेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स सी, इलेक्ट्रिक आयरन, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक केटल, गीजर. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको गर्म करने की हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए? वेरी ऑब्वियस आंसर, द करेक्ट आंसर इज मोबाइल फोन्स, राइट. वहां पे तो हम सेव करते हैं कि गर्म ना हो जाए यार, नहीं तो वो एक्सप्लोड हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 28. अब हम आ रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे. नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट्स का मतलब जो हमने अभी पढ़ा उसमें से कुछ भी एक हो सकता है. सो इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू हीटिंग एंड लाइटनिंग. इलेक्ट्रिक करंट कैन कन्वर्ट अ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू अ टेम्परेरी मैग्नेट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ आएगा हीटिंग एंड लाइटनिंग जो हम अप्लायंसेस घर में यूज करते हैं, हीटर्स हो, गीजर्स हो, टोस्टर्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लंबी लिस्ट है. तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये हमारे इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के. Do you think an electromagnet can be useful for separating plastic bags from a garbage heap? अब यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे वर्क करेगी, और आपसे क्वेश्चन प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट करने का पूछा जा रहा है. अब सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि क्या इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशनशिप है? नो, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सो दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओनली मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक आयरन can be attracted by the magnet. Obviously, so we will not try with plastic bags ना, they are not attracted towards an electromagnet. तो चाहे वो कचरे की हीप में हो या ना हो, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे. हम ये वाला कॉन्सेप्ट वहीं यूज करेंगे जहाँ पे आयरन से बनी हुई चीजें उस हीप में है, ताकि जब भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो तो वो जितना भी आयरन से रिलेटेड स्क्रैप है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ अपने आप जाके अट्रैक्ट हो जाए और हमारा कचरा क्लीन हो जाए.
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट्स आर देयर डिस्क्राइब। अब आपने तो कितने टाइप्स के सर्किट्स पढ़े हैं? हमने बेसिकली 2 टाइप्स के सर्किट्स ही पढ़े हैं, एंड वन इज द ओपन सर्किट एंड द सेकंड वन इज द क्लोज सर्किट। सो जब हम क्लोज सर्किट की बात करते हैं कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान से ये सोचना है कि अगर सर्किट क्लोज है इसका मतलब सब कुछ बंद है। सब कुछ बंद है मतलब एवरीथिंग इज प्रॉपरली फिटेड, जिसका मतलब बटन ऑन है, और बटन जब ऑन होता है तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है, एंड इस टाइम पे आपका बल्ब भी ग्लो करेगा। जो भी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उस सर्किट में लगाए वो सब वर्क कर रहे होंगे क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन एक ओपन सर्किट का मतलब ये है सर्किट ओपन है, इसका मतलब जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं है। एज अ रिजल्ट वो ऑफ पोजिशन में है, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, या अगर आपने कोई भी फिलामेंट उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जोड़ा हुआ है वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज there is no current flow in any part of the circuit. So these are the 2 types of circuits. Why do birds not get shock when they sit on high power live wire but we do? हाँ, तो ये सोचने के लिए तो बहुत सिंपल सी बात यही है, आपको यही समझ आना चाहिए कि आपकी बॉडी कंडक्टर है या नहीं। तो हम मानते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो हो जाएगा, लेकिन जब बर्ड्स बैठती हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता? एज बर्ड्स सिट only on one wire, the circuit remains incomplete, so they don't get the shock. I'll show you with an example. The birds are sitting only on one wire, right? The circuit remains incomplete, so they don't get the shock. They are not sitting on the... I will show you this with the help of a picture. See. तो यहाँ पे जो बर्ड्स बैठी हुई है वो आपने देखा है लाइव वायर्स हैं, बट हर वायर के ऊपर पहली बात तो एक इंसुलेटेड कवरिंग भी होती है जिसको वो जिस पे बैठती हैं। तो लाइव वायर तब होती है जब वायर के ऊपर कोई भी इंसुलेशन ना हो। अगर हम अपनी बात करते हैं, हम भी वायर्स को होल्ड करते हैं, बट वो वायर्स के ऊपर एक इंसुलेशन होती है। लेकिन अगर हम एक नेकेड वायर को पकड़ेंगे देन ओनली वी गेट द करंट। सो सेम इज विद द बर्ड्स। बर्ड्स आर सिटिंग विद वायर्स विच आर ऑलरेडी इंसुलेटेड, राइट? दैट्स व्हाई दे आर safe. So I hope you all understood the concepts, you enjoyed doing the exercise, and all the best for your exams and study well.